नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 संचयन का पाठ स्मृति, यह दूसरा नंबर पाठ है, जिनके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी हम लोग समरी जान लेते हैं। और इससे पहले बच्चों मैं आप लोगों के क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं बना चुकी हूँ और बहुत ही आसान रूप से मैं व्याकरण समझाई हूँ। आसानी से आप समझ सकते हैं, जरा सा भी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा व्याकरण में। तो आप जरूर सारा वीडियो को देखिएगा और उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं स्मृति पाठ का सार समझाने जा रही हूँ, मतलब समरी समझाने जा रही हूँ। स्मृति भयानक रस का सनसनीखेज पाठ है। इसका सार इस प्रकार है। सन 1908 की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वो अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। झरबेरी एक तरह का बेर होता है जो कि जंगल सब में मिलता है। तो वहां जाकर के पास में ही कोई झाड़ था, उसमें झरबेरी के बेर लेखक तोड़ रहे थे कि बड़े भाई का बुलावा आ गया। और उसी समय क्या हुआ, उनके बड़े भाई का बुलावा आ गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई बुला रहे हैं। छोटा भाई साथ था। उसे डर लग रहा था कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। अब लेखक को चिंता थी कि झरबेरी हम लोग चुपके से तोड़ रहे हैं, घर में जाने पे बड़े भाई मुझे डांट देंगे या मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लेखक को 3 चिट्ठियां दी और डाक खाने में पोस्ट ऑफिस में जाकर डालने के लिए दिया कि पोस्ट कर दो लेटर को। तो उन्हें अच्छा लगा। हवा ठंड में कपकपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी, क्योंकि उस समय काफी ठंड चल रही थी। तो उस समय क्या था, जैसे अभी के लोग टोपी पहनते हैं, मफलर वगैरह कान में डालते हैं, लेकिन पहले के जमाने में इतना सुविधा नहीं था। लोग धोती बांध लेते थे, गमछा होता है उसको कान में बांध लेते थे। तो लेखक भी दोनों भाई क्या किए हैं, धोती को कान में बांध लिए हैं और लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी। टोपी जो पहने थे एक, उसके नीचे उन्होंने चिट्ठियां रखी ताकि कहीं भी गिरे नहीं। और एक हाथ में डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया। वह अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे का बहुत सहारा था, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा वीरान था। उधर सांप वगैरह रास्ते में मिलते थे, कई बार उन्होंने सांप को मारा भी था, इसलिए हमेशा कहीं भी चलते थे तो एक डंडा लेकर चलते थे। दोनों उछलते कूदते 4 फर्लांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए जिसमें एक काला सांप पड़ा हुआ था। दोनों भाई उछलते कूदते जा रहे थे कि 4 फर्लांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए। एक कुआं था जहां पर एक काला सांप पड़ा रहता था। बच्चे पहले क्या करते थे, लेखक और उनके साथी लोग सांप को इसी तरह देखा करते थे, वहां पत्थर वगैरह मारा करते थे। तो लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता था। लेखक जब स्कूल जाते थे तो एक आध बार ढेला मार लेते थे। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल में उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। अब ये लोग ऐसा ही करते थे अक्सर। अब क्या हुआ, जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात लेखक को आ गई कि चलो हम एक बार ढेला मारते हैं। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया। उसने क्या किया, ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया।
परंतु ओह, टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी और उनको इतना नहीं रहा कि ध्यान कि टोपी के नीचे चिट्ठियां पड़ी हुई है, लेकिन वह चिट्ठी क्या हुआ, कुएं के नीचे कुएं में जाकर गिर पड़ी। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई का डर था। दोनों रोने लगे। दोनों भाई रोने लगते हैं। लेखक को माँ की सांत्वना याद आई, या लगा कि घर पर जाकर भाई को झूठ बोल देंगे। अब लेखक को उस समय बहुत तरह की बात याद आ गई। जब कभी भी दुख पड़ता था, कोई परेशानी आती थी, तो माँ उसे सांत्वना देती थी, लेकिन भाई से अगर झूठ बोल दे तो बहुत बड़ा डर था, पिटाई लगती उनको। 15 मिनट तक सोचता रहा। भाई की पिटाई का डर सामने था और जिम्मेदारी की भावना थी। अब उनको ऐसा लग रहा था कि क्या करूं, अगर हम झूठ बोल देते हैं तो भाई पीटेंगे। तो इसके चलते आगे लेखक क्या कर रहे हैं, लेखक ने निर्णय किया कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा तथा चिट्ठियां उठा लेगा। अब लेखक कुएं में उतरते हैं और सोचते हैं कि अब हम ऐसा ही करते हैं कि कुएं में घुसकर सांप को मार डालेंगे और फिर चिट्ठियां उठा लेंगे। भयंकर निर्णय था। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी, कानों पर ढकी धोतियां उतारी, उन्हें एक दूसरे से बांधा तथा एक रस्सी, उसमें रस्सी बांधकर काफी लंबा कर दिया। और वे लोग जो कान में धोती बांधे हुए थे, इस तरह से दोनों भाई कान में से धोती निकाल लेते हैं और उसको रस्सी जैसा बांधकर काफी लंबा कर देते हैं। अब एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया, दूसरे सिरे को चरसपुर की लकड़ी के साथ लपेटकर बांध दिया। और कुएं में क्या होता है, एक डंडा लगा होता है, तो उसमें बांध देता है रस्सी को। उसका सिरा छोटा भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतर गया। छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया, पहले भी उसने कई सांप मारे थे, और जब लेखक के भाई रोने लगते हैं तो लेखक उनको सांत्वना देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, ऐसे ऐसे सांप को तो कई बार मैं मार चुका हूँ। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। और लेखक जैसे ही धरातल मतलब नीचे 4-5 फुट ऊपर था कि देखे कि वहां पर फन फैलाकर सांप वहां पर खड़ा था। वह घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना था। अब यह सब निर्णय वे ले रहे थे कि किस तरह से हम कुएं में उतरेंगे। एकाएक उसने अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिए। इससे मिट्टी नीचे गिर गई। सांप फुसकारा, और मिट्टी जब नीचे गिरी तो क्या हुआ, सांप फुसकार मारने लगा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। सांप भी देख रहा था, लेखक भी देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या यह थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके, मतलब उसका जो कुआं का डायमीटर था वह ज्यादा चौड़ा नहीं था कि उसमें डंडे को घुमाया जा सकता है। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल दिया जाए, परंतु यह खतरनाक था। अब लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू कर दिया। अब सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। यह संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल आई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। अब उसका भाई सोच रहा था कि हो सकता है अब सांप भाई को काट ही लिया होगा। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसके साथ हाथ सांप को छू गया। उसका हाथ जो है सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अब लेखक को एहसास हुआ कि सांप जो है बहुत ही ठंडा लग रहा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया, और वो क्या किया, डंडे को पटक दिया। इस बीच उसे चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती में बांध दी। अब लेखक क्या किए, जब सांप इधर उधर कर रहा था तो ध्यान भटका कर वे क्या किए, वहां चिट्ठियां उठा लेते हैं और धोती जो नीचे लटकाए थे उसके एक छोर पर
लेटर को बांध देते हैं, चिट्ठियां को। अब कुएं से बाहर आना, अब लेखक कुएं से बाहर, अंदर तो चले गए, अब बाहर कैसे आएंगे, यह भी एक प्रश्न था। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। थोड़ा सा मिट्टी निकालकर लेखक फेंकते हैं, सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया। सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धौंकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर, मतलब बेहोश होकर वह पड़ा रहा। एक लड़के ने यह सब देख लिया। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को न बताए, और वहां पर एक लड़का यह सब देख रहा था। तो लेखक उसको सावधान कर देते हैं कि यह जो तुम घटना देखे हो, इसको किसी को मत बताना। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई, तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। और सन 1915, इतने दिनों के बाद, लेखक इस बात को अपनी माँ को बताते हैं। और जब माँ इस बात को सुनती है तो उनकी माँ की आंखें भर आती है और अपने बच्चों को गोद में बिठा लेती है। होता है ना, जब कोई भी कष्ट आता है और कष्ट वाली बात जब बच्चे अपने माँ को बताते हैं तो माँ का हृदय दहल उठता है, आंखों से आंसू बहने लगती है कि मेरे बच्चे इतने कष्ट सहे और मेरा बच्चा इतना कष्ट, उसके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया और उस कष्ट को इस तरह से वह झेला और मुझे बताया भी नहीं। तो इस तरह माँ उनको अपने गोदी में बिठा लेती है और अपने छाती से लगा लेती है। तो यह था बच्चों सारांश। अब मैं इसका प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरवेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके भाई उन्हें मारे नहीं, बल्कि उनको 3 लेटर पोस्ट करने के लिए दे दिए। दूसरा प्रश्न, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला अवश्य फेंकती थी। बच्चे जानते थे कि उस कुएं में एक सांप गिरा हुआ था। जब उस पर ढेले की चोट पड़ती थी तो वह क्रोध के मारे फुसकार उठता था। इस फुसकार से बच्चों को खूब आनंद मिलता था, इसलिए वे आते जाते कुएं में ढेला अवश्य फेंकते थे। तीसरा प्रश्न, सांप के फुसकार मारी या नहीं? सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर, यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौचक्का रह गया, मतलब आश्चर्यचकित रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह यह देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं और वह फुसकारा या नहीं। चौथा प्रश्न, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर, लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय निम्न कारणों से किया। पहला, वह अपने बड़े भाई को भीषण पिटाई की कल्पना करके डर गया। दूसरा, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। तीसरा, उसे भरोसा था कि वह डंडे के प्रहार से सांप को मार डालेगा। उसने पहले भी अनेक सांप मारे थे। पांचवा प्रश्न, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। पहला, उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। दूसरा, उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ाया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया। छठा प्रश्न, कुएं में उतरकर चिट्ठियां को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा चिट्ठियों को कुएं से निकालना मौत का सामना करना था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक अभी 11 वर्ष का किशोर था।
उसका 8 वर्षीय भाई उसके साथ था। उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में गिर गई। कुएं में एक सांप था। लेखक ने संकल्प किया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां बाहर निकाल लाएगा। उसने अपनी तथा भाई की धोतियां बांधकर तथा कुछ रस्सी बांधकर कुएं के धरातल तक जाने का निश्चय किया। उसने ऊपरी हिस्सा चरस के डेंग के साथ लपेटकर छोटे को पकड़ाया और स्वयं लटकन के सहारे कुएं में उतर गया। धरती पर पहुंचने से 4-5 फुट पहले उसने देखा कि सांप फन फैलाए फुफकार रहा है। उसने अपने पांव कुएं की बगल में लगा दिए। इससे मिट्टी नीचे गिर गई। सांप फुसकार उठा। धीरे धीरे लेखक नीचे जाकर खड़ा हो गया। सामने सांप फन उठाए खड़ा था। चिट्ठियां उसके पास सटी पड़ी थी। उसने धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की तरफ सरकाया। जब डंडा चिट्ठी तक पहुंच गया तो सांप ने जोर से डंडे पर वार किया। उसने एक पर एक 3 वार किए। डंडे पर पीऊ सा आ गया। लेखक ने डर के मारे डंडा छोड़ दिया। अब सांप और लेखक फिर आमने सामने थे। डंडा नीचे पड़ा था। लेखक ने मुट्ठी भर मिट्टी दाईं ओर फेंकी। सांप उधर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा उठा लिया। अब सांप बाईं ओर झपटा, किंतु डंडे ने बीच में आकर रक्षा कर ली। इसी बीच लेखक ने नीचे से चिट्ठियां उठा ली और धोती में बांध दी। अब बाहर आना आसान था। लेखक जैसे तैसे 36 फुट की ऊंची रस्सी पर केवल हाथों के सहारे चढ़ गया। 7वां प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है अथवा बच्चे किस प्रकार की शरारतों में आनंद लेते हैं? उत्तर, बालक प्रायः शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो उसमें वह बहुत मजा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फुफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। 8वां प्रश्न, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कभी कभी मनुष्य घर में बैठे बैठे मन ही मन कुछ कल्पनाएं करता है। उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर वह भविष्य की योजनाएं भी बना लेता है, परंतु वे सभी योजनाएं और कल्पनाएं सही नहीं निकलती, बल्कि स्थिति कल्पना और योजना के बिल्कुल विपरीत निकलती है। लेखक ने सोचा था कि वह डंडा उठाकर कुएं में जाएगा और सांप को मारकर चिट्ठियां निकाल लाएगा। उसने इस काम को बाएं हाथ का खेल माना, परंतु जब उसने फन फैलाए फुफकारते सांप को देखा तो उसकी सारी योजनाएं और कल्पनाएं धरी की धरी रह गई। 9 नंबर प्रश्न है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है, इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।